the science 2 right now, right here. So take out notebook, pen to take out the important notes. Pause the video for a moment and go ahead. So you might have bought everything what I told you, the notebook and pen. Okay, so ready. यहाँ हम देख रहे हैं व्हाट्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन सबसे पहले कि क्यों ट्रांसक्रिप्शन जरूरी है, why transcription is necessary, second, where transcription takes place and how transcription takes place. ये तीन क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया तो हमें ट्रांसक्रिप्शन समझ में आना जरूरी है, गाड़ी मतलब आएगा ही। तो व्हाई ट्रांसक्रिप्शन क्यों जरूरी है? तो हमारे बॉडी का जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और ये प्रोटीन्स बनाने की जो विधि यानी प्रोसेस है, इसके लिए मतलब ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन की जरूरत है। व्हाई द ट्रांसक्रिप्शन इज एसेंशियल, where the transcription takes place. Exactly, the transcription, if you say, it takes place inside the cell, in the nucleus in case of eukaryotic cell, and in case of prokaryotic cell it takes place in a cytoplasm as it does not have well defined nucleus. Once again repeat, यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन भी मैंने बता दी, इसके साथ साथ इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस in the cytoplasm in case of prokaryotic cell. In case of prokaryotic cell, in case of eukaryotic cell, it has the well-defined membrane-bounded nucleus. So the process of transcription takes place inside the nucleus, and translation, translocation takes place outside the nucleus in a cytoplasm in endoplasmic reticulum. What endoplasmic reticulum you studied in the last year? If suppose you have this cell, and if it is a nucleus, so what happened? The transcription takes place here. Transcription takes place here inside the nucleus, and the translation takes place outside the nucleus in a endoplasmic reticulum, especially the rough endoplasmic reticulum where the ribosomes are present. One another question, who takes part in this process? कौन काम करता है इस प्रोसेस के लिए? तो this process takes place by two different person, that is DNA and RNA. ये दो लोग काम करते हैं। कौन मेन है? तो DNA is a main person or the person who gives order, and RNA the person, or you can say that these are the worker. They perform the function. They actually participate in the process. DNA उनसे वो काम करवाता है RNA से। उसके लिए उन DNA के पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट प्रिंटेड होता है। तो वो कहां प्रिंट होता है? तो वो DNA का जो स्ट्रैंड है, यदि इसको हम DNA बोलते हैं, तो DNA के स्ट्रैंड के ऊपर
डबल हेलिकल मॉडल है, तो डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर ये क्या है, ये प्रिंटेड है, और ये प्रिंटेड जो मटेरियल है, ये प्रिंटेड मटेरियल, ये प्रिंट कहां प्रिंट की जाती है, ये प्रिंट का डुप्लीकेशन किया जाता है एक आरएनए के ऊपर, और ये आरएनए के ऊपर जब डुप्लीकेशन किया जाता है, इस डुप्लीकेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और डुप्लीकेशन होने के बाद वो आरएनए कहां जाता है, यहां साइटोप्लाज्म में जाता है, और उसके ऊपर जो प्रिंटेड होता है, जो प्रिंट होता है, जो ट्रांसक्राइब किया हुआ होता है, उसके आधार पर दूसरे जो आरएनए हैं, यानी टी आरएनए, आर आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पूरी प्रोसेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक, मैं आपको प्रोसेस कहां कैसे होती है, उसका आंसर कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा, एक पार्ट, और दूसरा मतलब एक पार्ट है प्रोसेस कैसी होती है वो मैं प्रैक्टिकली आपको यहां समझाऊंगा, और दूसरा आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि प्रोसेस तो समझ में आती है लेकिन लिखे क्या, ये क्वेश्चन होता है बच्चों के सामने, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के सामने, तो उस क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे। इसीलिए अभी आपको व्हाई समझ में आ गया, क्यों होती है प्रोसेस, क्योंकि हमारे बॉडी की नीड है प्रोटीन, और प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए ये प्रोसेसेस होती हैं। कहां होती हैं, तो इनसाइड द सेल, ईच सेल ऑफ द बॉडी। हाउ, ये प्रोसेस कैसी होती है अभी हम देखने जा रहे हैं तुरंत इसी वक्त, जस्ट होल्ड ऑन। ये प्रोसेस जो होती है अभी हम यहां देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने क्या बोला कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो उसी के साथ साथ ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, और उसमें क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके कारण ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साथ ही साथ होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ऐसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सेल में ये प्रोसेस कैसी होती है, तो इसको पहले हम देखते हैं कि यहां क्या होता है, डीएनए होता है, ओके, क्रोमैटिन फाइबर, उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। तो अभी हम ये डीएनए का स्ट्रक्चर यहां देखें, ठीक है, तो ये डीएनए को दो स्ट्रैंड होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, द फर्स्ट स्टेप is RNA polymerase bind RNA polymerase, ये क्या है, it's an enzyme, RNA polymerase is an enzyme, binds at promoter region of DNA strand. सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप होती है RNA polymerase unwind the DNA strand, unwind the DNA strand। तो वो अनवाइंड कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि इस प्रकार है, अब ये अनवाइंड किया, यहां वो कौन है, इस प्रकार, ओके। अभी यहां ये आरएनए पॉलीमरेज है, क्या है ये, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, वो बाइंड करने के लिए वो किसी की मदद लेगा, हेल्प लेगा। किसकी हेल्प लेगा, वो जिस फैक्टर की हेल्प लेगा उसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा
सिग्मा फैक्टर। अभी वो सिग्मा फैक्टर की मदद से बाइंड करेगा, और जैसे बाइंड करेगा तो जिस रीजन के ऊपर वो बाइंड करता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मतलब मान लो कि इसको या इस रीजन पे उन्होंने बाइंड कर दिया, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन के ऊपर वो बाइंड करेगा और प्रोसेस स्टार्ट होगी अनवाइंडिंग की। अनवाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, यहां जो प्रिंटिंग है, मान लो कि ए सी जी टी टी सी जी जो भी है, ओके, ये प्रिंटिंग अलग अलग होती है। तो ये प्रिंटिंग के ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के आधार पर यहां क्या बनेगा, डीएनए का, ये आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, आरएनए यानी एमआरएनए बनेगा। तो अभी ए की जो प्रिंट है ये टी में कन्वर्ट होता है, मतलब, लेकिन यहां टी नहीं होगा तो यू होगा, ओके। सी जी में कन्वर्ट होगा, जी सी में कन्वर्ट होगा, ओके। टी ए में कन्वर्ट होगा, फिर सी जी में कन्वर्ट होगा, जी सी में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार ये प्रिंटिंग होके क्या बनेगा, ये आगे चलता जाएगा। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे आगे चल के क्या करेगा, इसको अनवाइंड करते जाएगा। किसको अनवाइंड करते जाएगा, डीएनए को अनवाइंड करेगा, और एक पर्टिकुलर रीजन आएगा। जैसे मान लो कि ये एक रीजन है, यहां के प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन। अभी टर्मिनेटर रीजन तक आने तक डीएनए जो आरएनए है, एमआरएनए, ये क्या फॉर्म हो रहा है, एमआरएनए। एमआरएनए जब फॉर्म हो रहा है तो कहां तक जाएगा, वो टर्मिनेटर रीजन तक जाएगा। टर्मिनेटर रीजन में एक फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं रो फैक्टर। क्या बोलते हैं, रो फैक्टर, आरएचओ, रो फैक्टर। रो फैक्टर की मदद से ये प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इस प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाएगा। और आफ्टर द टर्मिनेशन अभी क्या होगा, अभी ये जो पूरा एमआरएनए जो बना है वो सेपरेट होके न्यूक्लियस में ही रहेगा। कहां रहेगा, न्यूक्लियस में ही रहेगा। उसके आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि ये प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन पे कौन जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ओके। यहां से वो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको क्या करेगा, अनवाइंड करेगा, और जैसे एमआरएनए फॉर्म होता जाएगा, टर्मिनेटर रीजन के ऊपर एक रो फैक्टर जो की मदद से ये प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा। ये जो प्रोसेस, दो प्रोसेस हमने देखी। पहली प्रोसेस की आरएनए पॉलीमरेज इसको बाइंड करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग बोलते हैं। और जब ये आरएनए का फॉर्मेशन होता है टर्मिनेटर रीजन तक, उस प्रोसेस को हम इलोंगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलोंगेशन, ओके। एंड टर्मिनेटर रीजन तक आने के बाद प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। अभी टर्मिनेशन होने के बाद ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनेशन होने के बाद जो डीएनए है, ओके, वो फिर बाइंड होगा और वो चला जाएगा। लेकिन उसके साथ जो एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए के ऊपर कुछ ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस एचएनएमआरएनए। इसको एचएनएमआरएनए क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसे पार्ट रहेंगे, कुछ ऐसे पार्ट की जिसको हम एंट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रॉन। और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ओके। अब ये जो एंट्रॉन है, ये एंट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कोडिंग प्रोसेस में, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसको निकाल देते हैं। और ये फोर्थ प्रोसेस की जाती है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग।
यानी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। क्या बोला? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन is nothing but called as a splicing. After the splicing, okay, the mRNA form. अब ये जो mRNA बनेगा, ये mRNA को और दो प्रोसेस होनी बाकी हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो ये mRNA बना, ये हम यूकैरियोटिक सेल की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देख रहे हैं। ये mRNA बना, ये HNA mRNA था, इसको स्प्लाइसिंग करने के बाद अभी ये mRNA बना। इसको हम क्या करते हैं, इसको ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड होता है, तो 3 प्राइम एंड के ऊपर हम पॉली एडिनाइन की एडिशन करते हैं, यानी ए ऐसे क्या करते हैं, एडेनाइन की टेलिंग करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? टेलिंग। पॉली एडेनाइन की टेलिंग, पॉली एडेनाइन की टेलिंग करते हैं। ये टेलिंग क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जब ये मान लो कि यहां मेरे पास एक क्या है, सेल है, ओके, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अभी मान लो कि ये जो है, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी यहां ऐसी जगह होती है कि यहां से न्यूक्लियस को बाहर जाने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए ये आरएनए के लिए पोर्स होते हैं, इसे मान लो, या मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए पोर्स होते हैं। अभी जब ये बाहर जाएगा, ये जो फॉर्म एमआरएनए है, ये बाहर जाएगा, तो उसको यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं। कौन होते हैं यहाँ? रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। किसको रिसीव करते हैं? ये एमआरएनए को, कि भाई तू कौन है, क्यों आया है, क्या काम है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती होंगी, ठीक है। तो ये इसको समझ लीजिए कि ये रिकॉग्नाइज के लिए उपयोग होता है। रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसकी पहचान। गॉट इट। इसके लिए पॉली ए टेलिंग होती है। देखो सेल के अंदर में कितना अच्छी तरीके से प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और यहाँ 5 प्राइम एंड के ऊपर 6th प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस का नाम है कैपिंग। अभी कैपिंग की क्यों जरूरत है? क्योंकि, और किसकी कैपिंग होती है? तो मिथाइलेटेड गुआनाइन की कैपिंग होती है। ये मिथाइलेटेड गुआनाइन की कैपिंग इसलिए होती है ताकि ये जो एमआरएनए है इसका म्यूटेशन ना हो, क्योंकि म्यूटेशन के कारण बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। डिसऑर्डर से बचने के लिए या बचाने के लिए सेल्स का म्यूटेशन ना, मतलब डीएनए का म्यूटेशन ना हो, यानी एमआरएनए का म्यूटेशन ना हो, क्योंकि जल्दी म्यूटेशन होता है, तो वो ना हो इसके लिए मिथाइलेटेड गुआनाइन का क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि व्हाई इट इज कोटिंग मींस कैपिंग। कैपिंग क्यों जरूरी है, टेलिंग क्यों जरूरी है, एचएमआरएनए का स्प्लाइसिंग क्यों करते हैं, फिर टर्मिनेशन क्यों होता है, इलोंगेशन क्या मतलब है, बाइंडिंग क्या होता है। बाइंडिंग यानी आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, इसमें हम आरएनए पॉलीमरेज 2 इस्तेमाल करते हैं। डिटेल में आप देखेंगे अगले मतलब जो 11th स्टैंडर्ड है वहां देखेंगे। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड करता है, जहां बाइंड करता है उसको हम प्रोमोटर रीजन बोलते हैं। वंस अगेन रिपीट, प्रोमोटर रीजन, ओके, उसको हम बाइंडिंग बोलते हैं। जैसे वो बाइंडिंग होती है तो फिर उसका कोडिंग यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये जो एमआरएनए की एक चेन फॉर्म होती है, जितनी जरूरी है उतनी, या जितनी ऑर्डर दी है उतनी चेन फॉर्म होने के बाद जहां वो एंड होती है उस प्रोसेस को हम टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं। टर्मिनेटर रीजन के पास एक रो फैक्टर होता है जिसकी मदद से इसको प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है। अभी हमारे पास एक एमआरएनए की क्या आ गई, एक स्ट्रैंड आ गया, लेकिन उस एमआरएनए के ऊपर कुछ यूजफुल और कुछ नॉन यूजफुल पार्ट है। नॉन यूजफुल पार्ट यानी इंट्रॉन को हम निकाल देते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अभी उसके बाद उसको बाहर भेजना है तो उसके पहले उसके ऊपर क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं, पॉली एडेनाइन की टेलिंग करते हैं।
और मिथाइलेटेड ग्वानाइन का कैपिंग करते हैं ताकि उसका म्यूटेशन कम से कम हो। ओके गुड। तो अब अगली प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसलेशन। उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो लिखते कैसे हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक है सेंट्रल डोग्मा। क्या है सेंट्रल डोग्मा? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन लिखते कैसे हैं? सेंट्रल डोग्मा, द synthesis of protein, synthesis of protein by DNA with the help of RNA, with the help of RNA is called central dogma. The synthesis of protein by DNA with the help of RNA is central dogma. Second, what transcription exactly is? So DNA means mRNA और tRNA और rRNA, हम यहाँ mRNA लिखेंगे। mRNA is formed as per the sequence of nucleotides. As per the sequence of nucleotides. As per the sequence of nucleotides. As per the sequence of nucleotides on DNA strand. mRNA is formed as per the sequence of nucleotides on DNA. mRNA is formed as per the sequence of nucleotides on DNA strand. Only one strand is used in this process. Only one strand. Only one strand of DNA is used for synthesis. This strand is called template. This strand is called template strand. Template strand. The sequence of nucleotides on mRNA is complementary to the sequence of nucleotides on DNA. What that? Sequence of nucleotides. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं nucleotides. The sequence of nucleotides on mRNA is complementary to the sequence of nucleotides on DNA or on template strand. Template strands. The sequence of nucleotides on mRNA is complementary to the sequence of nucleotides on template strand. इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यहां तक अच्छी तरीके। Then the very important point, only uracil is printed, means the uracil is a nucleotide. Uracil is copied on mRNA instead of thiamine.
इंस्टेड ऑफ थायामीन। इंस्टेड ऑफ थायामीन। थायामीन का स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, एंड इन दिस वे द सिंथेसिस ऑफ आरएनए थ्रू डीएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। तो लास्ट में हम लिखेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस आप एक नोट करके लिख सकते हो, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, अब देख लीजिए। व्हाट्स द सेंट्रल डोग्मा मीन्स? द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोग्मा। यदि हम बात करेंगे कि व्हाट द ट्रांसक्रिप्शन इज द कौन सी प्रोसेस होती है, तो मैंने प्रोसेस को पहले एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद उसको आपके जैसा आपके पेपर में जो लिखने लायक उसको बनाया कि आरएनए इज फॉर्म एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए स्ट्रैंड and only one strand of DNA is used for synthesis. This strand is called template strand, and sequence of nucleotides on mRNA is complementary to the sequence of nucleotides on DNA or template strand, and the uracil is copied. Only uracil is copied instead of thiamine. Okay, and on mRNA, and this process of formation of or synthesis of mRNA from DNA is called as a transcription. तो आगे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो आपके सामने अभी ये डायग्राम है और आप देख रहे हैं कि यहां हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या देखा था? डीएनए टू आरएनए का फॉर्मेशन। अभी हम क्या देखेंगे? आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। अभी देखो, आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और इसके लिए तीनों आरएनए की जरूरत होती है, टीआरएनए, आरआरएनए एंड एमआरएनए। एमआरएनए formed in the nucleus in the transcription process, it enter into the cytoplasm. It brings the coded message. What it brings? Coded message. That coded message is that message is that coded message is made up of 3 nucleotides for 1 amino acid. मतलब कौन सा अमीनो एसिड लाना है प्रोटीन बनाने के लिए, पहला कौन सा अमीनो एसिड लाना है, उसका एक क्या होता है? कोड होता है। तो जैसे कि यहां मैंने अभी बताया AUG, तो ये कोड को रीड करके, अभी मैंने बताया ट्रिपलेट कोडॉन, जो की डेफिनेशन हमने पहले देखी थी। ट्रिपलेट कोडॉन इज व्हाट दैट द mRNA brings the message from DNA. वो क्या मैसेज लाता है कि कौन सा प्रोटीन फॉर्म करना है, कौन सा प्रोटीन यानी कौन सा अमीनो एसिड। ठीक है, वो जो मैसेज लाता है वो किस फॉर्म में होता है? कोडेड फॉर्म में होता है। वो जो कोड होता है वो किससे बना हुआ होता है? इट्स मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन। सो ऐसे हजारों की तादाद में कोडॉन होते हैं एमआरएनए के ऊपर। सो एज पर द मैसेज ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए brings the what that tRNA brings the amino acid. tRNA क्या लाता है? अमाइनो एसिड लाता है। और ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड ये कैसे लाता है? ये इसके ऊपर ये अमाइनो एसिड होते हैं, इसके लिए उसके ऊपर एंटी कोडॉन होता है, ताकि वो मैसेज जो एमआरएनए के ऊपर जो मैसेज है उसको रीड कर सके, यानी वो ट्रांसलेट कर सके। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन के कारण ये प्रोटीन ये यानी अमीनो एसिड लेके आता है, इसको यहाँ रीड करके ट्रांसलेट होता है इस इंफॉर्मेशन को, और फिर ये टीआरएनए निकल जाता है। तो ये टीआरएनए यहाँ निकल गया, मतलब इसका काम हो गया। अभी ये टीआरएनए जो है ये इधर निकल गया है। ठीक है,
वो जो क्या था अमाइनो एसिड, वो अभी नहीं है, तो ये निकल गया। वैसे ये निकल के जाएगा, वैसे दूसरा ये निकल के जाएगा, लेकिन क्या होगा कि इसका जो अमाइनो एसिड है ये इसके साथ कोड करेगा, फिर दूसरा वाला इसके साथ कोड करेगा, ऐसे निकल गए हैं, तो ऐसे कोड कर करके क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और इसको हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए ये प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त क्या होता है, ये राइबोसोमल यूनिट जो है, राइबोसोमल यूनिट यानी ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट, तो ये जो यूनिट है, ये सब यूनिट क्या होते हैं, पास होते हैं, मतलब मूव होते हैं विद द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अनदर एंड ऑफ mRNA, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। व्हाट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। अभी आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गया, ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया। यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज अ स्टार्ट कोडॉन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो AUG, यहाँ देखिए AUG, ये मतलब ट्रांसलेशन के लिए इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन यानी इसको इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। ये मिथियोनिन के लिए, यानी मिथियोनिन नाम का जो एक क्या होता है अमाइनो एसिड होता है, उसको लेके आता है, मतलब इसको रीड करेगा तो ये मिथेनॉइन बनाएगा, मतलब मिथेनॉइन अमाइनो एसिड बनाएगा। ऐसे अलग अलग के लिए अलग अलग कोड होते हैं, जो कि हम 11th-12th में आगे बढ़ेंगे। अभी ये हो गया प्रोटीन का फॉर्मेशन। अभी जो प्रोटीन बनेगा वो कहां बनेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में बनेगा। अभी वो बनने के बाद वो कहां जाएगा, गोल्गी बॉडीज में जाएगा। गोल्गी बॉडीज में उसके ऊपर क्या होगा, काम होगा, और उसको बंडलिंग करेंगे, और जहां जहां जरूरत है वहां वहां भेजेंगे, जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, हार्मोन्स, जो भी हमारी बॉडी की जरूरत है, वो सभी जरूरतें वो प्रोटीन से बनाई, मतलब प्रोटीन से पूरी की जाती है। ओके, सेल के ऑर्गेनेल्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है, इवन डीएनए भी प्रोटीन से ही बनता है। तो चलो ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में, मतलब प्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत सारे डिटेल्स में आप अगले जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये होते हैं, तो उसके साथ साथ म्यूटेशन भी होता है। अभी आपने देखा जीन का जो एक्सप्रेशन है, यानी हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, नया ऑर्गेनिज्म जो है, वो अपने माँ बाप से कुछ न कुछ मतलब कैरेक्टर्स लाता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, क्यों, क्योंकि जीन वैसे के वैसे आते हैं, लेकिन कभी कभी जीन में बदलाव होते हैं। तो वो बदलाव होना मतलब क्या होता है, वो होता है कि उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स रिप्लेस होने के कारण क्या चेंज हो रहा है, इस चेंजेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हम दो चीजें यहां लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिजल्ट्स इनटू म्यूटेशन। सो डिस्प्लेसमेंट ये होता है क्या, उसका शेप भी चेंज हो सकता है, शेप चेंज होना, डिस्प्लेसमेंट होना, ओके, या उसकी मतलब ऑर्डर चेंज होना, यानी डिस्प्लेसमेंट होना, ठीक है। तो ये होने के कारण क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन के कारण वैरायटी ऑफ डिसीज होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। कौन से डिसीज होते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। म्यूटेशन होना मतलब क्या होना, कि डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, replacement of nucleotides or changes in location of nucleotides results into mutation, and this causes various types of disorders if the mutation is considerable. If mutation is minor, only minor changes will take place, but if it is considerable, which changes takes place, various types of disease, जैसे कि मैंने अपनी पहले बोला था, डाउन सिंड्रोम, which डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया,
सिकल सेल एनीमिया। आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया मतलब क्यों होता है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का 6th जो अमाइनो एसिड है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या है? ग्लूटामिक एसिड। और ये ग्लूटामिक एसिड जो है ये चेंज होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय वालिन, और इसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो ऐसी होती है, तो ये चेंज होके सिकल शेप्ड बनती है। कैसी बनती है? सिकल शेप्ड। ओके, इस प्रकार। तो इसके कारण उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, और ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर कुछ लोगों में पाई जाती है जिस लोगों में ये 6th ग्लूटामिक एसिड के जगह वालिन रिप्लेस हो जाता है। तो इसी प्रकार हमने म्यूटेशन देखा, और ये जो म्यूटेशन है ये म्यूटेशन ही हमारी जो डार्विन की जो थ्योरी है यानी नेचुरल सिलेक्शन है उसका भी एक प्रूफ है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इवोल्यूशन, व्हाट इवोल्यूशन इज, हाउ इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, व्हाट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ऑल those stuffs we will see together. So तब तक के लिए इसको अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और नोट्स निकालिए। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी दीजिए, तभी जाके आपकी कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगी। और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके लिए और प्रयास करेंगे इस वीडियो को और अच्छा बनाने का, और अच्छा बनाने का, और अच्छा बनाने का, ताकि हमारे महाराष्ट्र के हर 10वीं का स्टूडेंट्स, हर 9 का स्टूडेंट्स, हर 8 का स्टूडेंट्स इतने अच्छे